हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि घर्षण विद्युत क्या होता है। हमने ये जानने का प्रयास करा था लास्ट वीडियो में कि घर्षण विद्युत एक्चुअल में होता क्या है, यानी हुआ क्या था, उस बात को जानो। ऐसा हुआ था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के अंदर आवेश पैदा हो जाता है। ऐसा हमने लास्ट वीडियो में जानने का प्रयास करा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार आवेश आने की जो घटना थी उसका नाम हमने रखा था घर्षण विद्युत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुद्दा यही है कि रगड़ने से ऐसा क्या हुआ कि कांच के अंदर आवेश आ गया, यानी घर्षण विद्युत का कारण क्या है, आवेश पैदा होने का कारण क्या है, इस बात को हमें जानना है। इस बात को हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर मतलब परमाणुवीय मॉडल के आधार पर। किसके? परमाणुवीय मॉडल के आधार पर हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि रगड़ने से आवेश पैदा हुआ क्यों, यानी घर्षण विद्युत का कारण क्या है। परमाणुवीय मॉडल के आधार पर जानने का मतलब यह है कि सबसे पहले जानना पड़ेगा एक्चुअल में परमाणु होता क्या है। तो जैसे ही मैं परमाणु को खत्म करता हूं तो वो बात स्टार्ट हो जाएगी कि कैसा हुआ क्यों। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं परमाणु है क्या। किसी बड़े भाई ने ऐसा बताया कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं, ये पहला पॉइंट है। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने, ये सबसे पहली बात है जो बताई गई कि यार ऐसा ना हो कहीं कि मैं परमाणुवीय मॉडल के आधार पर इस बात को सिद्ध करूं कि घर्षण विद्युत का कारण क्या है और लास्ट में कोई आदमी कहे कि अगर इसमें परमाणु ना हुआ तो मैंने बात पहले ही क्लियर कर दी कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अब परमाणु क्या है? जो परमाणु होता है, परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक गोला होता है। परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक गोला होता है जिसके दो भाग होते हैं। परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का गोला होता है जिसके दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है दोस्त नाभिक, और दूसरे भाग का नाम है बाह्य कोश कहें या फिर वृत्ताकार कक्षाएं कहें। बाह्य कोश या फिर वृत्ताकार कक्षाएं, यानी परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का गोला होता है जिसके दो भाग होते हैं, नाभिक तथा बाह्य कोश। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाभिक क्या होता है। सब बच्चे बोर्ड की तरफ फोकस करेंगे कि नाभिक एक्चुअल में है क्या। मान लो टोटल परमाणु है, परमाणु का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, केंद्र भी होगा। परमाणु के केंद्र में एक परमाणु से छोटा गोला है, यानी नाभिक क्या है? परमाणु के केंद्र का गोलाकार भाग है। नाभिक परमाणु के केंद्र का ही गोलाकार भाग होता है, लेकिन इसकी त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है, यानी इसकी त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है। यानी नाभिक क्या है? नाभिक परमाणु के केंद्र का एक गोलाकार भाग होता है जिसकी त्रिज्या लगभग 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है। तो क्या कहा मैंने? नाभिक परमाणु के केंद्र का एक गोलाकार भाग होता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग उतने कोटि की होती है। सवाल हुआ कि नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, तो उसने बताया कि नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन, एक का नाम है न्यूट्रॉन। यानी परमाणु के केंद्र का एक भाग है जिसका नाम नाभिक है। नाभिक के अंदर पाया क्या जाता है? कौन रहता है नाभिक के अंदर? नाभिक के अंदर दो कण रहते हैं। उन कणों का नाम क्या है? पहले कण का नाम है प्रोटॉन, और दूसरे कण का नाम है न्यूट्रॉन। यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन यानी P तथा न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक
दो कण पाए जाते हैं, दो कण पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक दो कण पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कण है, तो ये इस सवाल का जवाब ये है कि जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित कण है। प्रोटॉन कैसा कण है? धनावेशित। और न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन। धनावेशित उसे कहते हैं यार जिस पर धनावेश होता है, और उदासीन उसको कहते हैं जिस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता। तीन ही तो संभावना बढ़ती है। मान लो ये वस्तु है, इस पर आवेश नहीं हो सकता है। अगर इस पर आवेश नहीं है तो इसको उदासीन कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीन। अगर इस पर प्लस का आवेश है तो इसको धनावेशित कहेंगे। क्या कहेंगे? धनावेशित। और यदि इस पर माइनस का आवेश है तो इसको हम ऋणावेशित कहेंगे। तो हमने कहा कि प्रोटॉन कैसा कण है? प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। ये बात लिखनी पड़ेगी। हाँ, प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है जिसका आवेश Q बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम, वो भी प्लस का। और जिसका द्रव्यमान m बराबर होता है, m प्रोटॉन बराबर होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम ये होता है यार। किसका? प्रोटॉन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन किसके बारे में देंगे? न्यूट्रॉन के। तो न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। अगर न्यूट्रॉन उदासीन है तो इसका आवेश कितना होगा? शून्य। इसका आवेश Q बराबर होता है शून्य, और इसका जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का वो लगभग इतना ही है 1.6725 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ये किसका आवेश है? ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। सब बच्चे पर बोर्ड पर फोकस करेंगे। मैं तुम्हें बता क्या, हमने कहा दुनिया के सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दुनिया के सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं, तो तुम्हारे जहन में पहला सवाल ये उठना चाहिए कि परमाणु होता कैसा है? परमाणु होता कैसा है? हमने जवाब दिया परमाणु कैसा होता है? परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक गोला होता है जिसके दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम नाभिक और दूसरे भाग का नाम है बाह्य कोश। तो पहला सवाल ये उठा कि एक्चुअली नाभिक है क्या? हमने कहा नाभिक कुछ नहीं है दोस्त, नाभिक परमाणु का एक पार्ट है, लेकिन परमाणु के केंद्र का भाग है। जैसे परमाणु गोल है इसी प्रकार नाभिक भी गोल है। परमाणु की रेडियस कितनी है? परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर कोटि की, तो नाभिक की त्रिज्या है 10 की घात -15 मीटर कोटि की। ये कोई खास मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी स्टार्ट होने वाला है। हमने कहा नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दो कण पाए जाते हैं। एक कण का नाम प्रोटॉन, एक कण का नाम न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा है? प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। धनावेशित कण है, इस पर आवेश है। तो सवाल उठा कितना आवेश है? प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस के 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुना। प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है। फिर हमने कहा न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन उदासीन कण है अगर, तो इसका आवेश तो यार 0 होगा, क्योंकि जिस पर आवेश नहीं होता उसको उदासीन कहते हैं। और इसका द्रव्यमान मैं लिख दिया, द्रव्यमान इसका इतना होता है 1.6725 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ये भी इंफॉर्मेशन मिली। अब सवाल ये उठता है कि किसी नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, नाइट्रोजन को सब लोग जानते हैं। ये नाइट्रोजन का परमाणु है। ये किसका परमाणु है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु। दुनिया में हमने केमिस्ट्री में इतना पढ़ा था यार कि जो नीचे लिखा होता है उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो नीचे लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर लिखा होता है उसको हम परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु भार। हमारा सवाल क्या था? एक बार सवाल सुन लो सब बच्चे। हम ये जानना चाहते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में कितनी संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हमने जवाब यहां से देने का प्रयास करा। हमने कहा कि किसी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होगा, जैसे इसका परमाणु क्रमांक कितना है Z बराबर 7 है, तो इसमें प्रोटॉन बराबर भी 7 होंगे।
जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक दोस्त 8 होता है, उसका परमाणु भार 16 होता है, तो परमाणु क्रमांक यानी Z बराबर 8 है, तो प्रोटॉन भी 8 होंगे। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसके प्रोटॉन भी 11 होंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। यानी किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगर मुझे किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक पता है तो मैं उसके बिहाफ पर बता सकता हूं कि प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं। तो यहां से हमें इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहां में लिखना है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी परमाणु क्रमांक बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या, मींस Z बराबर होगा P। Z मतलब तो परमाणु क्रमांक और P मतलब प्रोटॉनों की संख्या। ये जवाब भी हमको मिला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आया निकल के, क्या न्यूट्रॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन का तो जवाब मिला कि प्रोटॉन कितने होते हैं जितना परमाणु क्रमांक। सवाल उठा न्यूट्रॉन कितने होते हैं। एक बार फिर मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसका परमाणु भार कितना है 14। एक्चुअली परमाणु भार पता क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार। परमाणु भार एक्चुअली होता क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। यानी जो मैं कहूं अगर इस बारे में, तो परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो यहां से एक बात निकल के आ गई, परमाणु भार को तो हम A कहते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या हम N कहेंगे, प्रोटॉनों की संख्या मतलब P। A बराबर N। थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया मैंने कि प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक, तो Z को इधर ले आओ तो हमें पता लग गया न्यूट्रॉन बराबर होते हैं परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार माइनस परमाणु, ये परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक है। Z कहां से आया? बहुत लोगों का सवाल होगा। ये P मतलब दोस्त Z होता है, Z बराबर P। तो यहां से ये सवाल भी हमारा खत्म हुआ कि न्यूट्रॉन कितने होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z के बराबर होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z के बराबर होती है। ये हमें एक पॉइंट याद रखना है। वो आया कहां से? मैंने तुम्हें करके दिखा दिया। एग्जाम्पल से अगर इस बात को मैं क्लियर करूं, एग्जाम्पल देकर किसी का भी एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है, हमसे कोई पूछता है सोडियम 1123 में प्रोटॉन कोमा न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। ऐसा हमारे से कोई पूछता है अगर कभी, तो उसका जवाब देखो कितना आसान होगा। हमारे से इसको लेके आओ नीचे, क्या है? सोडियम है, सोडियम 11 और ऊपर है 23। हमने कहा था कि परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन है, ये रहा फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? मैं जो गिवन है वो है Z बराबर 11 और दूसरा ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको A कहते हैं, A बराबर 23। अब पहला फॉर्मूला क्या है? प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक कितना है दोस्त? 11। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई? 11। अब जब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं A माइनस Z। हटने वाले सुन लेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाला घटा दो। ऊपर वाला कितना है 23, नीचे वाला कितना है 11। समझने वाले देख लो, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो। परमाणु भार कितना है हमारा 23, परमाणु क्रमांक कितना है 11। अगर 23 में से 11 घटाओगे तो शायद 12 बचेगा। तो न्यूट्रॉन कितना आगे 12। तो प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 होती है। हमने तुम्हें अभी तक बताया कि भाई सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु इतनी त्रिज्या का घोड़ा होता है, उसके दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम नाभिक है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन का मसला कुछ इस तरीके से है कि आवेश इतना है, द्रव्यमान इतना है, और न्यूट्रॉन पर आवेश 0 है, द्रव्यमान इतना है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि किसी परमाणु के नाभिक में इतने प्रोटॉन पाए जाते हैं और किसी परमाणु के नाभिक में इतने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। निकालते कैसे हैं? कैलकुलेशन तुम्हारे सामने। एक बार इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? बाह्य कोश की। एक्चुअल में बाह्य कोश क्या होता है? अभी तक मैंने बात किसकी करी है? नाभिक की। एक बार सब बच्चे इसको नोट करें।
चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, बाह्य कोश। ये एक्चुअल में वृत्ताकार कक्षाएं या फिर बाह्य कोश होता क्या। इतनी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तुम लोगों ने सबने पढ़ी हुई है 9th क्लास में 11th क्लास में, परमाणु संरचना के नाम से एक अलग ही चैप्टर होता है, तो ये तो तुम जानते भी हो, लेकिन मैं बता रहा हूं उसको ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमारे पास एक परमाणु है, परमाणु के केंद्र में होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस का, तो ये है नाभिक। नाभिक बचपन से ही कैसा है, धनावेशित है, बिकॉज ऑफ क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है, और प्रोटॉन कैसे है, प्रकृति वाइज धनावेशित। होता क्या है एक्चुअली, इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न मार्गों पर अलग अलग रास्तों पर, नाभिक के चारों ओर अलग रास्तों पर इलेक्ट्रॉन नामक कण चक्कर लगाते हैं। यानी नाभिक के चारों ओर जिन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन नामक कण घूमता रहता है, उसी स्थान का नाम बाह्य कोश या वृत्ताकार कक्षा है। क्या कहा, नाभिक के चारों ओर जिन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन नामक कण चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं स्थानों को हम वृत्ताकार कक्षाएं कहते हैं। क्या कहा मैंने, नाभिक के चारों ओर जिन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बाह्य कक्षाएं। बाह्य कक्षाएं हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बाह्य कक्षाएं। तो बाह्य कक्षाएं क्या होता है उसको समझेंगे सब बच्चे एक बार। नाभिक के चारों ओर जिन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन नामक कण घूमते रहते हैं, उन्हें हम वृत्ताकार कक्षाएं या बाह्य कोश कहते हैं। बाह्य कोश कहते हैं। ये हमारा हुआ वृत्ताकार कक्षाएं। सवाल ये उठा कि वृत्ताकार कक्षाओं में क्या पाया जाता है भाई। वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नामक कण पाए जाते हैं। पहली बात, जैसे नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते थे ना, ऐसे ही इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सवाल उठा इलेक्ट्रॉन कैसा है, मतलब क्यों उठा सवाल कि भाई जब प्रोटॉन का पता लग गया कि वो धनावेशित है, न्यूट्रॉन का पता लग गया कि वो उदासीन है, तो ये भी तो पता लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन कैसा है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सुनो, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है जिसका आवेश क्यू बराबर होता है माइनस के 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। हेलो, जितना आवेश प्रोटॉन का है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन का है। अंतर क्या है, समझ में आ रहा, अंतर है चिन्ह का, वो प्लस का है, ये माइनस का है। इसका द्रव्यमान m इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, याद करेंगे सब बच्चे, 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछते हैं टीचर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए जरा, तो उसका आंसर है 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ये क्या होता है हमारा, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हमने बात करी इसकी बाह्य कक्षाओं की। बाह्य कक्षा क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है जगह का नाम बाह्य कक्षा है या बाह्य कोश है। दूसरा हमने कहा है कक्षाओं में क्या पाया जाता है, डेफिनेशन से पता लग गया था, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सवाल ये, इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, कितना आवेश है, इतना आवेश है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इतना। एक सवाल और बचा कि कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा मैं कहा था प्रोटॉन कितने होंगे, ऐसे हमें बताना है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं। इस बात को मैं यही लिखता हूं, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने प्रोटॉन हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन।
यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊं, नाइट्रोजन 740। अब सब बच्चे बोर्ड पर फोकस करेंगे। मैं तीनों चीज निकाल के बताता हूँ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 7, तो 7 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं 7 ही इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रॉन कैसे लिखना है याद रहे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो तो 14 में से 7 गए तो कितना बचा 7, बाई पार्ट न्यूट्रॉन भी 7। अगर मैं यही केस सोडियम के लिए लगा के दिखाता हूँ, सोडियम 1123, तो सोडियम 1123 के लिए अगर हम ये केस लगाते हैं तो प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, सब बच्चे बोर्ड फोकस करेंगे। जो यहाँ लिखा होता है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं और परमाणु क्रमांक की प्रोटॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं वो लिखा तो 11 ही। लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे, ऊपर में जो नीचे का घटाया तो 12 बचा। देखो न्यूट्रॉन 12। तो एक बार इसको यहां तक की बात सबको क्लियर। मुद्दा क्या उठा के चले थे कि घर्षण विद्युत का कारण क्या है। मुद्दा हमारा ये था कि घर्षण विद्युत का कारण क्या है, तो हमने बताने का प्रयास करा कि घर्षण विद्युत का एक्चुअली कारण होता क्या है। लेकिन उस प्रयास को हमने क्या करा, परमाणु से बताने का प्रयास करा। लेकिन अभी तक हम कहां तक पहुंच गए उस बारे में बात करते हैं। हमने तुम्हें बताया नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर परमाणु की बात करूं, टोटल परमाणु की बात करूं, तो परमाणु का मसला किस तरीके से है। परमाणु में धनावेश भी पाया जाता है, परमाणु में धनावेश भी पाया जाता है। किसकी वजह से भाई, प्रोटॉन की वजह से। परमाणु में धनावेश भी पाया जाता है, किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। कितना पाया जाता है, प्लस के 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम अगर एक प्रोटॉन हुआ तो। परमाणु में ऋणावेश भी पाया जाता है, परमाणु में धनावेश भी है और परमाणु में ऋणावेश भी है। ऋणावेश किसकी वजह से पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की। कितना, माइनस के 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। यानी धनावेश और ऋणावेश दोनों पाए जाते हैं। लेकिन यार बाई डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि जब परमाणु सामान्य अवस्था में होता है, जब परमाणु सामान्य अवस्था में होता है मतलब उसको कहीं से ऊर्जा नहीं मिली होती, उस समय ऐसा हमने देखा कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। अगर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं कि धनावेश धनावेश ऋणावेश के बराबर है। धनावेश किसके बराबर है, ऋणावेश के। यानी जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो कुल आवेश कितना है, कुल आवेश है 0। परमाणु के अंदर धनावेश भी है, परमाणु के अंदर ऋणावेश भी है, वजह ये रही। लेकिन फिर भी उसका टोटल आवेश 0 है, क्योंकि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो परमाणु का कुल आवेश कितना है, परमाणु का कुल आवेश 0 है। और जिसका कुल आवेश 0 होता है वो कहलाता है उदासीन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब परमाणु सामान्य अवस्था में होता है तो वो उदासीन होता है। हम ये कह सकते हैं कि परमाणु जब सामान्य अवस्था में होता है तो वो उदासीन होता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब बच्चे इसको नोट करेंगे। जब परमाणु सामान्य अवस्था में होता है, सामान्य अवस्था में होता है, अवस्था में होता है तो वह उदासीन होता है, तो वह उदासीन होता है, उदासीन होता है। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें उपस्थित धनावेश ऋणावेश के बराबर होता है। उसमें उपस्थित धनावेश ऋणावेश के बराबर होता है, क्योंकि जितना धनावेश और उतना ऋणावेश होगा, इसलिए परमाणु कैसा होता है, परमाणु होता है उदासीन। यहाँ तक की बात सबको क्लियर। अब यहाँ से आगे की बात सुनेंगे कि अगर मुझे परमाणु पर आवेश लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। उस बात को करने से पहले सब बच्चे बोर्ड पर फोकस करेंगे। देखो ये सोडियम का परमाणु है दोस्त, सोडियम के परमाणु क्रमांक होता है 11 और सोडियम का परमाणु भार होता है 23। थोड़ी देर पहले इस मुद्दे में बात हुई थी कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन इतने होंगे जितना परमाणु क्रमांक।
तो प्रोटॉन होंगे 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे 11, यानी प्रोटॉन पर जितना प्लस का है यानी प्लस के होंगे 11 और माइनस के 11 होंगे, प्लस का 11 माइनस के 11 को काट देगा तो टोटल आवेश कितना होगा, 0। बात को पकड़ने का प्रयास करो। सोडियम की बात चली तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो सोडियम में प्रोटॉन 11 और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन 11। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस का, ऋणावेश, यानी जितना धनावेश उतना ऋणावेश। तो 11 प्रोटॉनों ने 11 इलेक्ट्रॉन के आवेश को कैंसिल कर दिया तो कुल आवेश कितना आ गया, 0। तो अभी सोडियम कैसा है, उदासीन। अगर तुम वास्तव में सोडियम पर आवेश लाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम कर दो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्यादा कर दो। तो मैं एक एग्जांपल मानकर चलता हूं हमेशा कि ऐसा हम अगर मान ले कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो जरा एक बार, प्रोटॉन तो हो जाएंगे 11, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन रह गए 10, तो 10 इलेक्ट्रॉनों ने 10 प्रोटॉन के आवेश को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक आवेश अभी भी बचा हुआ है। तो जब एक आवेश बचा हुआ है तो सोडियम के परमाणु पर एक प्लस का आवेश आ जाएगा, बस शर्त है कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। तो अब ये हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कम कब होगा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होगा, यानी एक या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन कम हो जा, यानी या तो इलेक्ट्रॉन निकल जा या इलेक्ट्रॉन डल जा। तो हम इस थ्योरी पे बात करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है और कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है, यानी इलेक्ट्रॉन कब निकलता है और कब आता है, इस बारे में बात करेंगे। इस बारे को समझने के लिए तुम्हें एक चीज पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस कंसेप्ट को भी जरा पढ़ लो, फिर समझाने में और समझने में सहूलियत होगी। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या यार, एक्चुअली ऐसा होता है कि जो भी परमाणु है, परमाणु की बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम है, नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम है। जब तुम थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़े थे तो उसमें बताया गया होगा कि नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच कर रखता है, जिस बल से खींच कर रखता है उसका नाम है नाभिक का आकर्षण बल। तो ये दूरी बढ़ने पर आकर्षण बल घटता जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के एकदम पास है उन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है, और जो सबसे बाहर वाली कक्षा में है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा में है उस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो होता क्या है कि जब इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर चला जाता है उसी का नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। दोबारा सुनो, यानी परमाणु की बाह्य कक्षा में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर जाता है उसी का नाम होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो जाता क्यों है, ये पढ़ाओ अगला है दोस्त। फिलहाल हम मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहे हैं, इसका भी जवाब आज ही देंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन जाता है, क्यों जाता है, इसके पीछे वजह है। पहले फिलहाल इस बात को समझो कि किसी परमाणु की बाह्य कक्षा में, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। किसी परमाणु की बाह्य कक्षा में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की बाह्य कक्षा में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन जा सकता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं रहेगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं रहेगी तो आवेश आ सकता है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन जाता क्यों है, क्या कारण है, और इलेक्ट्रॉन जाता है किसी के अंदर से और किसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अब इस मुद्दे पे बात होगी, सब बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। देखो सब बच्चे एक बात, हमने एग्जांपल लिया सोडियम का, काफी देर से सोडियम के बारे में बता रहा हूं कि परमाणु क्रमांक याद हो गया। सोडियम का परमाणु क्रमांक है दोस्त 11। अगर मैं इसका परमाणु संरचना बनाऊं, इसकी परमाणु की अगर मैं संरचना बनाऊं तो परमाणु की संरचना ऐसे बनेगी, ये इसका परमाणु है, परमाणु के केंद्र में इसका नाभिक है, इसका नाम है नाभिक,
नाभिक के अंदर कौन पाए जाते हैं, अपना आप सवाल करो, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें है 11 प्रोटॉन। क्या है? 11 प्रोटॉन। समझ गए होंगे यार, प्रोटॉन बराबर 11, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन बराबर 11। इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 11, जो कि हमने कहाँ रख दिए? नाभिक में रख दिए, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में ही रहते हैं। फिर आती है बात इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की। तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है कि पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। तो दूसरी में हमने क्या करा? 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पहली में 2 और दूसरी में 8, कितने होंगे? 10। लेकिन है कितने? 11। तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा बाह्य कक्षा में, जी है वो 11वां इलेक्ट्रॉन। कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं ये सभी यही रख दो। नहीं यार, नियम है कि पहली कक्षा में 2 ही रहेंगे, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 रह सकते हैं। अगर 8 से ज्यादा है तो फिर तीसरी कक्षा बनाओ। तो इसकी तीसरी कक्षा में तुम ध्यानपूर्वक देखो, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहां से एक नियम का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं अष्टक का नियम। अष्टक का नियम, ये नियम क्या बोलता है? ये नियम कहता है, थोड़ी केमिस्ट्री है, ये नियम कहता है भाई कि किसी भी परमाणु की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। अगर किसी परमाणु की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो परमाणु स्टेबल नहीं है। परमाणु कैसा नहीं है? स्टेबल नहीं है। तो सोडियम को पता लगा कि इसकी बाह्य कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये परमाणु के खानदान में रहना चाहता है तो इसको इस नियम का पालन करना पड़ेगा। और ये नियम कहता है कि बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। इसके पास कितने हैं? 1। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 7 किसी और से उधार ले ले, या 1 किसी और को दे दे। या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या फिर ये 1 किसी को दे दे। तो 7 आदमी से उधार लेने के बजाय ये 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। तो सोडियम हमेशा और हमेशा ऑलवेज 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, बिकॉज क्योंकि वो चाहता है कि बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। जैसे ही वो इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चला जाता है और ये कक्षा गायब हो जाती है, और ये इसकी कहलाती है बाह्य कक्षा। अब बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। तो ये अष्टक के नियम को फॉलो कर जाता है। यानी सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपनी बाह्य कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन का हमेशा त्याग ही करेगा। और जरा एक बार बोर्ड पर देखना क्या हुआ। पहले कंडीशन क्या थी? पहले की कंडीशन क्या थी? पहले की स्थिति, शुरुआत की स्थिति ये थी, इसमें 11 प्रोटॉन थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो कुल आवेश कितना था? 0, क्योंकि 11 प्लस का 11 माइनस का कट के कितना आ गया? 0। अब बाद की कंडीशन क्या है? बाद की कौन सी? इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद की स्थिति क्या हुई भाई? बाद की स्थिति सोडियम की ये हुई कि प्रोटॉन तो 11 ही रहे, नाभिक में से तो कुछ नहीं गया, लेकिन बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 10 माइनस का 10 प्लस को खा गया, तो 1 प्लस का अब भी बचा हुआ है। इसका मतलब 1 प्लस के बराबर इसका आवेश आ गया। 1 प्लस मतलब 1 प्रोटॉन के बराबर। तो परमाणु कैसा हो गया? सोडियम का परमाणु हो गया प्लस का। तो तुमने कभी भी देखा होगा लिखा हुआ कि Na पॉजिटिव होता है। Na पॉजिटिव होता क्यों है? क्योंकि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, और जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगी, पहली बात ये पता लगी, यदि किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो हो जाता है धनावेशित। इस बात का हमें इस वाले प्रयोग से पता लगा। इस वाला प्रयोग ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रोटॉन ज्यादा होगा, और प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वस्तु कैसी होगी या परमाणु कैसा हो गया? प्लस। क्योंकि पहले प्लस माइनस को खा जा रहा था, माइनस प्लस को खा जा रहा था, तो टोटल 0 आ रहा। अब की बार माइनस के 10 है, प्लस के 11, तो प्लस के 10 माइनस के 10 से कट गए, लेकिन 1 प्लस का अभी जिंदा है, तो इसलिए कैसा हो गया? परमाणु धनावेशी। एक प्रयोग। दूसरा देखो, दूसरा हम प्रयोग करते हैं क्लोराइड को लेकर। इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, और जिसका परमाणु क्रमांक 17 तो उसमें प्रोटॉन 17, उसमें इलेक्ट्रॉन भी 17। क्लियर? इसके परमाणु की संरचना बनाओ। परमाणु संरचना कैसी होगी भाई? परमाणु संरचना ऐसी होगी, ये इसका नाभिक होगा, नाभिक में 17 प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन के चारों कक्षाएं होगी, नाभिक के चारों कक्षाएं होगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा की कहानी सुनो दोस्त।
तीसरी कक्षा में कितने आने हैं, पर टोटल देखो टोटल कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है 17, 2 यहाँ के 8 यहाँ के 10 हो, तो बचे कितने 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अष्टक का नियम क्या कहता है, आखिरी कक्षा में 8 होने चाहिए। तो क्लोराइड के पास 2 रास्ते हैं, या तो अपने 7 को घर से बाहर निकाल दे, 7 का दान कर दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन क्यों दान करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्लोराइड कैसा एटम है जो 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, सोडियम कैसा है जो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, वजह तुम्हारे सामने। अष्टक का नियम पूरा करने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए परमाणु ऐसा करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। सोडियम त्याग करेगा हमेशा जीवन भर, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, और क्लोराइड हमेशा गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसकी परमाणु की संरचना ही ऐसी है। क्लियरिटी आ गई। तो इसकी स्थिति को देखो एक बार, पहले क्या थी और बाद में क्या बनी। पहली स्थिति थी इसमें 17 प्रोटॉन थे दोस्त, 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो कुल आवेश कितना था 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब समझ जाना माइनस का, प्रोटॉन मतलब समझ जाना प्लस का, तो 17 प्लस 17 माइनस घट के कितना आ गया 0। अब देखो 17 तो प्रोटॉन है, छेड़ करनी कुछ नहीं प्रोटॉन के साथ, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तुम कह रहे बाहर से आया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए क्या, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन को खत्म कर दिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अब भी जिंदा है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश कैसा बचा, माइनस का। यानी जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे परमाणु कैसे हो जाते हैं, ऋणावेशी। तो दूसरा पॉइंट ये पता लगा, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यहां आ जाते हैं, निकल जाते हैं, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो वह ऋणावेशित हो जाता है, तो वह ऋणावेशित हो जाता है। आज हमने ये तुम्हें बताया कि कब होता है ऋणावेशित और कब होता है ऋणावेशित। क्लियरिटी आ गई। अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक था घर्षण वैद्युत की व्याख्या, कि घर्षण वैद्युत क्या था, रगड़ने से आवेश क्यों आया। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान चाहता हूं। घर्षण वैद्युत की व्याख्या, घर्षण वैद्युत की व्याख्या क्या है, घर्षण वैद्युत की व्याख्या दोस्त, सब बच्चे बोर्ड पर फोकस करेंगे। अब लगाओ कॉमन सेंस। हमने लिया कांच की छड़, कांच की छड़, इसको रेशम से रगड़ते हैं। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद कांच में से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में प्रवेश कर जाते हैं। जब कांच में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कांच में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो कांच हो जाता है धनावेशित और रेशम हो जाता है ऋणावेशित। यानी जब कुछ पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चले जाते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो तो धनावेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो ऋणावेशित हो जाता है। अभी एग्जांपल देके बताया कि जब कुछ पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद एक में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो ऋणावेशित हो जाता है। ये कारण है घर्षण वैद्युत का, इसलिए रगड़ने से घर्षण विद्युत पैदा होता है। कोई दिक्कत, लिखवा दो इस बात को, सब बच्चे बोर्ड पर फोकस करेंगे, साथ के साथ लिखते चलेंगे। जब कुछ वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी में प्रवेश कर जाते हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। परंतु जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, वह इलेक्ट्रॉनों की
अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो ये है दोस्त घर्षण विद्युत की व्याख्या कि रगड़ने से ऐसा क्या होगा कि जब इबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो आवेश आया क्यों? आवेश आने का कारण ये है कि जब इबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद एक में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरी में प्रवेश कर जाते हैं। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, निकल गए ना, तो वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो आ जाती है धनावेशित। और दूसरी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना। इन 2 पॉइंट से ये बात तो पता लग गई कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉन डलते हैं तो ऋणावेश आता है। आज की वीडियो में ये बताया आवेश आता है। नेक्स्ट वीडियो में जो बात करूंगा इस बारे में करूंगा कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलने से कितनी मात्रा में आवेश आता है। अगली बार जो हम बात करेंगे वो आवेश निकालने के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे कि आवेश निकालने का सूत्र क्या होता है। अभी तो हम ये बात कर चुके, ये तो जनरल बात होगी कि भाई आवेश आता है, ओके, लेकिन आवेश आता कितनी मात्रा में है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलने से कितना आवेश आएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है दोस्त तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर